क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से कुछ कहा हो या किसी को कुछ बोल दिया हो और बाद में आपको इस बात का पछतावा हुआ हो कि काश उस वक्त मैंने उसे ये ना बोला होता, या फिर कोई ऐसी दिल की बात जो नहीं बतानी थी वो बात आपने किसी के साथ शेयर कर दी हो और बाद में आपको रिग्रेट फील हो रहा हो, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में ऐसा डिसीजन ले लिया हो जो शायद उस वक्त नहीं लेना था, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार आपके साथ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके इमोशंस आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही हावी है। ट्रेविस बियरबेरी, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 बुक के ऑथर है, उन्होंने 5 लाख से भी ज्यादा लोगों पे स्टडी की और उनको ऑब्जर्व किया, और उस स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 36% ही ऐसे लोग थे जो अपने इमोशंस को समझ के उन्हें पहचान पाते हैं। अभी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि हर 10 में से केवल 3 लोग ही ये समझ पाते हैं कि आखिर उन्हें गुस्सा क्यों आ रहा है या फिर वो दुखी क्यों है, और बाकी के 7 लोग वो बस अपने उन इमोशंस के बनाए चक्रव्यूह में ही उलझे रहते हैं बिना ये जाने कि आखिर उनके अंदर चल क्या रहा है। देखो, हम इंसान एक इमोशनल क्रीचर्स है, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ हमारे इमोशंस के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो, खुशी हो या फिर किसी भी प्रकार का डर हो। हमारे हर फैसले और हमारी हर एक प्रतिक्रिया के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे इमोशंस का ही होता है। हमारे इमोशंस हमारे लिए एक गिफ्ट की तरह है, क्योंकि यही वो एक चीज है जो हमें इंसान बनाती है। लेकिन अगर इन्हें सही से समझा और मैनेज ना किया जाए तो यही इमोशंस हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकते हैं। ये इमोशंस ही इंसान को समझदार भी बनाते हैं और यही इमोशंस इंसान को पागल भी बनाते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर कैसे आप अपनी इस सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं? आखिर कैसे हम अपने ही बनाए इन इमोशंस के ट्रैप से बच सकते हैं? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि अच्छे नंबर लाओ, पढ़ाई में टॉप करो, फिर सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यानी कि बचपन से ही हमारे इंटेलिजेंस कोशिएंट यानी कि IQ के ऊपर ज्यादा फोकस करवाया जाता है। लेकिन क्या सिर्फ हमारे IQ से हमारी जिंदगी के सारे सवाल हल हो जाते हैं? क्या सिर्फ तेज दिमाग से आप हर परेशानी का हल निकाल सकते हैं? शायद आपको ये सुनकर हैरानी हो, लेकिन रिसर्च कहती है कि हमारे जीवन में IQ का तो सिर्फ 20% ही रोल होता है। बाकी का 80% रोल तो हमारे EQ यानी इमोशनल क्वोशिएंट का होता है। IQ तो सिर्फ आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाता है, लेकिन EQ आपको एक अच्छा और समझदार इंसान बनाता है, और इमोशन को पहचान के उसे समझने की इसी स्किल को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो देखो, जब से हमने इस दुनिया में जन्म लिया है तब से हमने कितने सारे इमोशंस महसूस किए हैं। खुशी, गुस्सा, डर, उदासी और न जाने ऐसे कितने सारे इमोशंस को हम अभी भी रोज महसूस करते हैं, और ये इमोशंस का सिलसिला तब तक चलते रहने वाला है जब तक हमारी जिंदगी का सफर खत्म नहीं हो जाता। लेकिन सवाल ये है कि हम इन इमोशंस के साथ करते क्या हैं? क्या हम इन इमोशंस के बहाव में बह जाते हैं या फिर इन्हें पहचान कर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं? ज्यादातर लोग अपने इमोशंस यानी कि अपनी भावनाओं में बहकर ही रिएक्ट करते हैं या फिर कोई निर्णय लेते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने ही भाइयों, दोस्तों और अपने गुरु को सामने देखते हैं तो उनका दिल भारी हो जाता है। अर्जुन कहते हैं कि सामने सब मेरे अपने ही हैं और मैं अपनों के साथ ही कैसे युद्ध कर सकता हूँ, और वो अपना धनुष छोड़ देते हैं। उस वक्त अर्जुन के ऊपर सभी प्रकार की भावनाएं हावी हो चुकी थी। वो अपने कर्म को भूल के अपनी भावनाओं में बह गए थे। लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इन भावनाओं के बहाव से बाहर निकालते हैं और वे उसे कर्म का सिद्धांत देते हैं। और अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ हमारे इमोशंस यानी हमारी भावनाओं को लेके सिंपल लेकिन बहुत गहरी बातें सिखाई गई हैं। और ये सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि हम सभी पे लागू होता है। अभी आप 1 मिनट के लिए सोचिए और अपनी लाइफ को थोड़ा रिवाइंड कीजिए। ऐसे कितने फैसले याद आते हैं जो आपने शांत होकर सोच समझ कर लिए हों, और ऐसे कितने फैसले थे जो आपने गुस्से में, डर में, बहुत खुशी में या फिर निराशा जैसे इमोशंस में आकर लिए थे? यहाँ आप देखेंगे कि जितने भी फैसले आपने इमोशंस में आके लिए थे, ज्यादातर वो डिसीजंस गलत ही साबित हुए होंगे, क्योंकि वहाँ आप शॉर्ट टर्म फीलिंग्स को लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस से ऊपर रख देते हैं। और जो इंसान इन इमोशंस को समझ पाता है वही एक सही निर्णय ले पाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ एक स्किल नहीं है बल्कि ये एक आर्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझना, उन्हें सही तरीके से हैंडल करना और ऐसे एक्शन लेना जो उस सिचुएशन को बेहतर बनाए। लेकिन अभी इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको इमोशंस फील ही ना हो और आप एक पत्थर दिल इंसान बन जाए।
आपको खुशी भी होगी, गुस्सा भी आएगा और डर भी लगेगा, लेकिन आपको समझना ये है कि इन इमोशंस को कब और कैसे एक्सप्रेस करना है, और यही एक सबसे बड़ा आर्ट है। लेकिन इस आर्ट को सीखने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर ये इमोशन हमारे अंदर बनते कैसे हैं और हम कैसे किसी भी इमोशन को फील करते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमारा दिमाग एक पर्टिकुलर इमोशन पर काम कैसे करता है, और इसके लिए हमें इमोशन के मूल को जानना जरूरी है। तो इमोशन हमें दो तरह के ट्रिगर से महसूस होता है, एक है एक्सटर्नल ट्रिगर और दूसरा है इंटरनल ट्रिगर। एक्सटर्नल ट्रिगर में जैसे किसी का आपको अचानक से डरा देना, कोई अच्छी या कोई बुरी खबर सुनना, किसी प्रकार की स्मेल या फिर कोई भी बाहरी घटना का होना। और इंटरनल ट्रिगर में जैसे कि आपकी कोई पुरानी याद, भविष्य की चिंता या खुद को किसी मुश्किल में फंसा हुआ महसूस करना। अभी हमारे दिमाग में एक पार्ट है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है और इसे इमोशंस का सेंटर भी कहा जाता है। इसमें एक हिस्सा है एमिगडाला, जिसे इमोशंस का अलार्म सिस्टम भी कहा जा सकता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो इमोशंस को पहचानने और रिएक्शन देने का काम करता है। जब भी कोई घटना होती है तो एमिगडाला इसे तुरंत स्कैन करता है और तय करता है कि ये घटना खतरा है या फिर नहीं। और दूसरा हिस्सा है हिप्पोकैम्पस। ये मेमोरी और इमोशंस के बीच संबंध बनाता है। हिप्पोकैम्पस इस बात का ध्यान रखता है कि आपने पहले इसी तरह की घटना पर कैसे रिएक्ट किया था। यह एमिगडाला को बताता है कि वर्तमान स्थिति पहले की किसी घटना से जुड़ी है या नहीं। फिर इसके बाद एमिगडाला द्वारा बनाया ये सिग्नल हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास पहुंचता है। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग का काम करता है। ये एमिगडाला द्वारा भेजे गए इमोशनल सिग्नल को प्रोसेस करता है और तय करता है कि हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए। ये आपको सोचने की क्षमता देता है कि आपको गुस्सा करना चाहिए या फिर शांत रहना चाहिए। मतलब कि ये पार्ट हमारे इमोशंस को हमें फील करवाने का काम करता है, और फिर जैसा हम फील करते हैं उसके हिसाब से हमारा रिएक्शन या फिर एक्शन होता है। अभी जो ट्रिगर पॉइंट से लेके हमारे रिएक्शन तक की जो ये पूरी घटना बताई, वो बस कुछ ही मिली सेकेंड में हमारे दिमाग में होती है, जो हमें किसी इमोशन को फील करवाती है, और ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसके अलावा इमोशंस के दौरान हमारा दिमाग और शरीर कुछ खास केमिकल्स भी रिलीज करते हैं जो हमारे मूड और रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि डोपामिन जो खुशी और प्लेजर का एहसास करवाते हैं, सेरोटोनिन जो हमारे मूड को स्थिर रखता है, एड्रेनालिन जो डर और गुस्से में बॉडी को अलर्ट करता है, कॉर्टिसोल जो तनाव के दौरान रिलीज होता है। लुइसा फील्डमैन बेरेट जो कि इमोशंस पर एक जानी मानी वैज्ञानिक हैं, उनकी थियोरी कुछ अलग कहती है। उनके हिसाब से इमोशंस आर नॉट रिएक्शन, दे आर प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। जैसे हमने पहले बताया कि किसी ट्रिगर पॉइंट से ही हम इमोशन महसूस करते हैं। जैसे कि अचानक आपको कोई पीछे आके चिल्लाए तो आप डर जाते हो, लेकिन लिसा की थ्योरी ये कहती है कि ये डर एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का एक प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी है। हमारा दिमाग हर एक पल अपने आसपास की चीजों को लगातार अब्सॉर्ब करते रहता है और यह तय करता है कि नेक्स्ट मोमेंट हमारे साथ क्या हो सकता है। और जैसे ही कुछ ऐसा ट्रिगर होता है तो वो आपको अपने पुराने अनुभवों के आधारित एक भविष्यवाणी करके आपको सचेत करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक सुनसान रास्ते पे जा रहे हैं और अचानक आपको पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। तो इस आवाज को सुनते ही आपका दिमाग तुरंत ही आपके पास्ट एक्सपीरियंस में से ऐसी आवाज को स्कैन करेगा और तुरंत आपको सचेत करेगा कि शायद उन पत्तियों में एक सांप हो सकता है, क्योंकि आपने ऐसी आवाजें पास्ट में कहीं ना कहीं जरूर एक्सपीरियंस की होंगी या फिर कहीं देखी होंगी। अभी वहाँ सांप हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन वो एक प्रेडिक्शन करके आपको सचेत करने की कोशिश करता है। और यही लिसा फील्डमैन बेरेट की थ्योरी है। अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारे अंदर एक इमोशन बनता कैसे है और उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, लेकिन मैंने ये जो पूरी प्रोसेस बताई वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इमोशन को लेके बताई है, जिसे जानना भी जरूरी था ताकि आपको ये पता चल सके कि इसमें हमारे दिमाग का क्या रोल है। अभी असल प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट होती है जब आप एक ही प्रकार के इमोशन के लूप में फंसने लगते हैं, और ये लूप इतना खतरनाक होता है कि कब ये आपकी सोच और आपकी लाइफ को अपनी गिरफ्त में ले लेता है आपको पता भी नहीं चलता। मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में जाते हो और वहां जाते ही आप सभी जिसने ये पार्टी रखी है उनसे मिलने पहुंचते हो। आपके सभी दोस्त उनसे मिलते हैं और मिलके हैंडशेक करते हैं, लेकिन जैसे ही आप हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो उनका ध्यान अचानक कहीं और चला जाता है और वो आपके आगे बढ़ाए हाथ को नहीं देखते। अभी वो तो ये नहीं देखते, लेकिन आपके दोस्त और बाकी के कुछ और लोग ये देख लेते हैं और उन्हें ऐसे आपके सामने देखते हुए आपको बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। और आप जिस फॉर्म में पार्टी में आए थे उसकी जगह अभी आप पूरा लो फील करने लगते हैं।
अभी आपको अजीब अजीब विचार आने लगेंगे कि मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा, अभी बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, और ऐसे बहुत सारे विचार दिमाग में उठने लगते हैं। फिर घर आके भी आप उसी इंसिडेंट के बारे में सोचने लगते हैं और खुद को और ज्यादा लो फील करवाते हैं। और फिर अगले दिन आपको फिर से कहीं पार्टी में जाने का इनविटेशन मिलेगा तो आपका दिमाग तुरंत वही पल के बारे में सोचने लगेगा और आपको वहां जाने से मना कर देगा, जबकि असल में उस पार्टी में सामने वाले के दिमाग में आपके लिए कुछ भी नहीं होता। उसका ध्यान कहीं और होने की वजह से वो आपको भूल गया था, लेकिन आप उस एक शर्मिंदगी के इमोशन के लूप में ऐसे फंसते हैं कि आप अपना पूरा कॉन्फिडेंस ही खो बैठते हैं। तो देखो, हमारा दिमाग हर चीज को एक पैटर्न में डालना पसंद करता है और आपको हमेशा खतरों से बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही उसे लगता है कि आप फिर से कोई ऐसी स्थिति में जा रहे हो जहां आपने बहुत अजीब या बुरा फील किया हो, तो तुरंत आपको रोकता है कि रुको, ये खतरा हो सकता है। अगर आप बार बार डर महसूस करते हो तो आपका दिमाग हर चीज में खतरा देखने लगता है। अगर आप हमेशा सैड रहते हो तो आपको खुशी के मौके कभी नजर ही नहीं आते, और शर्मिंदगी के लूप में फंसा इंसान हमेशा चुप और अकेला रहना ही पसंद करता है। और ऐसे एक नहीं बल्कि बहुत सारे इमोशंस होते हैं जिसके लूप में इंसान फंसा हुआ होता है, जो खुद को अपने ही बनाए इस पिंजरे में कैद कर लेता है। और ऐसा ही एक इमोशनल लूप है अटैचमेंट, यानी कि लगाव। जब कोई चीज या फिर कोई इंसान आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो वो पूरी तरह से आपके दिमाग पे हावी हो जाता है। फिर उसकी हर एक हरकत और हर एक एक्शन आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है। अगर वो खुश है तो आप भी खुश रहते हो, जब उसके बिहेवियर में बदलाव होता है तो आप भी बेचैन होने लगते हो। जिसे आप प्यार कहते हो वो असल में एक बहुत बड़े इमोशंस का लूप होता है, और इस लूप में आप खुद की पहचान को भूल के उस चीज या उस इंसान पे निर्भर हो जाते हैं। अटैचमेंट में सबसे बड़ा इमोशन होता है डर का। डर इसी बात का कि वो कहीं आपसे दूर न चला जाए, और उसे अपने साथ जुड़े रखने के लिए आप इतनी सारी स्ट्रैटेजीज और इतनी एनर्जी को बर्बाद करते हैं जितनी आपने खुद को पहचानने में और खुद को बेटर बनाने में भी नहीं की। आप बस उस लूप में ही फंसे रहते हो। अगर आप अपने बारे में और अपने इमोशंस के बारे में पहले से ही थोड़े अवेयर रहोगे तो आप इस लूप में कभी नहीं फंसोगे। लेकिन अभी के समय में आपके इमोशंस लूप को और ज्यादा बढ़ाता है सोशल मीडिया। अभी इसको डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि वो बार बार हमारे एक ही प्रकार के इमोशंस को ट्रिगर करे और उन्हें बार बार रिपीट करे। साल 2012 में फेसबुक ने एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था इमोशनल कंटेजन एक्सपेरिमेंट। इसका मकसद ये समझना था कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाले कंटेंट का लोगों के इमोशंस पर क्या असर होता है। फेसबुक ने करीब 6,90,000 यूजर्स के फीड्स में बदलाव किया, और इन यूजर्स को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अभी इसमें से आधे यूजर्स के फीड में ज्यादातर पॉजिटिव पोस्ट दिखाई देती थी और आधे लोगों को ज्यादातर नेगेटिव पोस्ट दिखाई देती थी। और फिर सभी यूजर्स की सारी एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया गया, उनके लाइक्स, उनके कमेंट और उनके पोस्ट्स जैसी सभी चीजें। अभी जिन भी लोगों के सामने ज्यादातर पॉजिटिव पोस्ट आए थे उनकी ज्यादातर एक्टिविटीज पॉजिटिव देखने को मिली, वो भी पॉजिटिव पोस्ट अपलोड करते थे। और जिन लोगों को ज्यादातर नेगेटिव पोस्ट्स आए थे वो खुद दुखी नजर आने लगे, उनके पोस्ट्स और उनकी कमेंट्स भी सैड और दुखी ही देखने को मिले। इसका मतलब ये हुआ कि सोशल मीडिया न सिर्फ आपके इमोशंस को बदल सकता है बल्कि ये आपके व्यवहार और आपके पूरे नजरिए को भी बदल कर रख देता है। सोशल मीडिया के अंदर इमोशंस एक वायरस की तरह फैलते हैं। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट तो काफी विवादों में भी आया था। लोगों को बिना बताए ही उनके इमोशंस के साथ खेला गया था, जो कि इलीगल है। लेकिन अभी के टाइम में लीगल तरीके से सोशल मीडिया आपके इमोशंस के साथ खेलता है, और वो है एल्गोरिदम की वजह से। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम इस प्रकार से डिजाइन है कि वो आपको एक ही प्रकार के इमोशंस के लूप में बनाए रखे। ये सोशल मीडिया कंपनियां, बड़े बड़े बिजनेस और बड़े बड़े नेता आपके भावनाओं को ही मैनिपुलेट करते हैं, और इमोशंस की वजह से ही आप उनके साथ जुड़ते हो। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर हम अपने इन इमोशंस के ट्रैप से बचे कैसे, और कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। तो देखो, इमोशंस को कंट्रोल करना मतलब ये नहीं कि हम इमोशंस को दबा के रखें, बल्कि इमोशंस को समझ के उसे एक सही डायरेक्शन देना है। इमोशंस को मैनेज करने के 5 मुख्य पिलर हैं, और अगर आपने इन्हें अच्छे से समझ के अप्लाई करना शुरू कर दिया तो आप भी इस इमोशंस के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हो। तो चलिए एक एक करके इन 5 पिलर को समझते हैं। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस।
इमोशंस को कंट्रोल करने से पहले हमें इमोशंस को पहचानना आना चाहिए। कई बार हम सरफेस लेवल के इमोशंस पर फोकस करते हैं लेकिन उनकी गहराई तक नहीं जाते। कई बार हम दुखी, उदास या गुस्से में होते तो है, लेकिन उसके होने की जो असली वजह है वो हम जानते ही नहीं है। मान लो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एक दिन अचानक आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। आपको ये लगता है कि शायद ये एग्जाम के प्रेशर की वजह से हो रही है, लेकिन आप उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग को समझ के उस इमोशंस को पहचानने की कोशिश करोगे तो शायद आप उसे मैनेज कर पाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये एंजाइटी असल में एग्जाम के प्रेशर या उसके सिलेबस से नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी के जजमेंट की वजह से हो रही हो। तो ऐसी स्थिति में आप पॉज करें और उसे ऑब्जर्व करें। एक मोमेंट ले और अपने आप से पूछे कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है या फिर वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है। क्या ये सच में इतनी बड़ी बात है? अपने इमोशंस को समझने के लिए एक डीपर एनालिसिस करो और उसके रूट कॉज को फाइंड करने की कोशिश करो और ये सवाल पूछो कि क्या ये इमोशन मेरे किसी पास्ट एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है और क्या ये डर सच में वैलिड है। उसके बाद लेबल योर इमोशंस, मतलब कि इमोशंस को नाम देना बहुत जरूरी है। जब आप उसे एक सही शब्द में आइडेंटिफाई करते हो तो ज्यादातर कंफ्यूजन कम हो जाता है। जैसे कि मैं एंजाइटी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सोसाइटी के जजमेंट से डर है। तो इस पूरी प्रोसेस को सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, जहां आप अपने विचार और अपने इमोशंस के प्रति अवेयर होते हैं। और अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में और जानना है तो उसके ऊपर मैंने पहले ही एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप बाद में जाके देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन, मतलब कि इमोशंस पे रिएक्ट मत करो बल्कि रिस्पॉन्ड करो। इमोशंस का असर तब सबसे ज्यादा होता है जब हम इम्पल्सिव रूप से उस पे रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन जब हम एक छोटा पॉज लेते हैं तो ये हमारी क्लैरिटी और पर्सपेक्टिव को बदल देता है, जिससे हम एक बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं। अगर आप रोड पर बाइक या गाड़ी लेके जा रहे हो और अचानक कोई आपके साइड में से ओवर स्पीड में ओवरटेक करके निकलता है तो तुरंत ही आपके मुंह से गाली निकल जाती है और हो सकता है वहां बड़ी बहस भी हो, लेकिन वहां आपने एक पॉज लेकर एक गहरी सांस लेके सोचा कि शायद वो कोई जल्दी में हो या फिर उसके ओवर स्पीड की कोई और वजह हो, तो यहाँ कामली आप उस इमोशंस को हैंडल कर पाते हैं। तो जब भी आप कोई आर्ग्यूमेंट या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो और आपको कोई इम्पल्सिव इमोशन फील हो तो बीच में 3 सेकंड का पॉज ले और एक गहरी सांस ले, क्योंकि गहरी सांस आपकी नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है। और फिर उस इमोशंस पे रिएक्ट नहीं बल्कि कामली रिस्पॉन्ड करे। और आपको कोई ऐसा इमोशन फील हो जो बहुत ही इम्पल्सिव हो और आपको इसे किसी से जताना ही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसको एक्सप्रेस करने की इंटेंसिटी यानी उसकी तीव्रता कितनी होनी चाहिए। मतलब कि आप उस इमोशन में पूरी तरह से बह मत जाइए। आपको ये पता होना चाहिए कि इसे कितनी मात्रा में जताना है, और ये आप सेल्फ रेगुलेशंस की प्रैक्टिस करके ही कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिफ्रेम योर थॉट्स। तो देखो, हमारे इमोशंस का सबसे बड़ा असर हमारे थॉट्स यानी हमारे विचारों पर होता है, और नेगेटिव थॉट्स हमें ओवरवेल्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें रिफ्रेम करने लगते हैं तो वो आपको एक क्लैरिटी के साथ पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं। ये स्किल न सिर्फ आपके इमोशंस को मैनेज करती है बल्कि ये आपके पूरे परसेप्टिव को बदल कर रख सकती है। रिफ्रेम का मतलब है किसी भी नेगेटिव थॉट को कंस्ट्रक्टिव और एम्पावरिंग पर्सपेक्टिव में बदलना। मान लो आपको एग्जाम में कम मार्क्स मिले हैं, तो इस थॉट को मुझे एग्जाम में कम मार्क्स मिले, इसकी जगह ये मार्क्स मेरी कमजोरी दिखा रहे हैं जो मैं आगे सुधार सकता हूँ, इससे रिफ्रेम करें। कई बार हम ओवरथिंक करके किसी भी सिचुएशंस को अननेसेसरीली नेगेटिव बना लेते हैं। खुद से ये सवाल पूछे कि क्या मैं बिना कोई फैक्ट्स के असम्पशन बना रहा हूँ, या फिर क्या मैं वर्स्ट केस सिनारियो पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। थॉट्स को रिफ्रेम करना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। हर सिचुएशन में थैंकफुल होने की वजह ढूंढे। इसके लिए आप दिन के अंत में आपके कोई ऐसे थॉट को पकड़े जो नेगेटिव हो और उसे रिफ्रेम करने की कोशिश करें, और पूरे दिन में आपके साथ हुई 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हो। ये प्रोसेस आपको हर सिचुएशन में एक नया पर्सपेक्टिव देता है, जिससे आप हर सिचुएशन को अलग अलग नजरिए से देख पाएंगे। अगला है सेट योर इमोशनल बाउंड्रीज। देखो, हर इमोशन को फील करना इंसान का नेचर है, लेकिन अगर आप हर इमोशन को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो वो आपकी मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। जैसे कि अगर हर कोई आपके पास आके उसकी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है और आप हर किसी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ के उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि आप उन सभी की नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। इससे आप धीरे धीरे एंग्शियस और ड्रेन्ड महसूस होने लगते हैं और आप अपनी खुद की प्रायोरिटीज को भी इग्नोर करने लगते हैं। दूसरों की परेशानियों में उनकी मदद करना सही है, लेकिन ध्यान रहे कि वहाँ आपकी मानसिक स्वास्थ्य तो खराब नहीं हो रही। तो इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट एक ही रास्ता है, पोलाइट तरीके से सामने वाले को ना कहना।
आपको ना कहना सीखना होगा। देखो, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने मानसिक शांति को प्रायोरिटी देना सीखें। दूसरों की बातें सुने, लेकिन उनकी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दे। और अपनी इस इमोशनल बाउंड्रीज को लोगों से रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करना सीखे। और अपने आप से ये पूछे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे मानसिक रूप से थका देती है और मैं किस हद तक दूसरों की मदद कर सकता हूँ। जब आप सेल्फ अवेयर होंगे तो आप अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को भी समझ पाएंगे। दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनाओ। पांचवा और आखिरी है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है किसी और के इमोशंस और पर्सपेक्टिव को समझना और महसूस करना। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको दूसरों के फीलिंग्स और उनकी सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। एम्पैथी का मतलब सिंपैथी से अलग है। सिंपैथी में आप सिर्फ किसी के लिए दुख महसूस करते हो, जबकि एम्पैथी में आप उनकी जगह खुद को रखकर उनकी भावनाओं को गहराई से समझते हो। मान लो आपका कोई करीबी दोस्त है और आप जब उसे कॉल करते हैं तो वो आपका कॉल नहीं उठाता, आपके मैसेजेस को भी इग्नोर कर रहा है। तो ऐसे में लगता है कि शायद वो आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। लेकिन ऐसे टाइम में अगर आप अपने ईगो को साइड में रखकर उसके सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे और उसकी जगह खुद को रख के देखेंगे तो शायद आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिल सकता है। हो सकता है वो कोई परेशानी में हो या वो कुछ इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो। बाद में आप उसे आराम से मिले और उसे पूछे कि क्या तुम ठीक हो या घर पर सब कुछ ठीक है। उससे वो आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकेगा। एम्पैथी में हमें एक्टिव लिसनर बनना पड़ता है। उसके लिए सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना पड़ता है। इंटरप्ट किए बिना पहले सामने वाले की पूरी बात को सुने, चाहे वो गुस्से में हो या उदास। उसकी जगह आप खुद को महसूस करने की कोशिश करें। एम्पैथी आपके रिलेशंस को मजबूत बनाती है और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उन्हें खत्म करती है। आपको एक बेटर लिसनर और बेटर कम्युनिकेटर बनाने में मदद करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस में एम्पैथी बहुत जरूरी है। देखो, हर झगड़े और हर एक सिचुएशन के पीछे एक स्टोरी होती है और एम्पैथी वो लेंस है जो उस स्टोरी को साफ साफ दिखा पाता है। तो ये 5 चीजें हैं जो आपको एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन बनने में मदद करती है। और ये न केवल आपको अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से समझने और मैनेज करने में मदद करती है, बल्कि आपका डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप्स और आपकी ओवरऑल वेल बीइंग को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। और इसके अलावा कुछ छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स है जिसे आप अपने डेली रूटीन में शामिल करें। जैसे सोशल मीडिया डिटॉक्स, यानी दिन में 2 से 3 घंटे ऐसे निकालें जहां मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहना है। दिन में 2 वक्त 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन का समय निकालें। फिर ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें और खुद की एक डायरी बनाएं। उसमें अपने दिन की जो भी सही और बुरी बातें हुई हैं, आपने आज कौन से डिसीजंस लिए, आप किस इमोशंस पे ज्यादा ट्रिगर हुए थे, उनको नोट करो। ये सब आदतें न केवल आपको सेल्फ अवेयर बनाएगी, बल्कि आपको अपने थॉट पैटर्न्स को समझने और उनमें सुधार करने में भी मदद करेगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके रिएक्शन और डिसीजन पहले की तुलना में ज्यादा थॉटफुल हो गए हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई स्किल नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। इसे अपनाने का मतलब है अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीना। तो आज ही से अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं, बल्कि उन्हें मैनेज कैसे करना है वो सीखना शुरू कर दो, क्योंकि ये इमोशंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। इस वीडियो को अपने उस इमोशनल दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और ऐसे ही और वैल्यूएबल वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।